जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लेके आ चुके हैं फिजिक्स ऑनर्स बीएससी थर्ड पार्ट का पेपर 5 का ग्रुप बी का क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है 2018 में और 2020 में पूछा गया है। जो आपके 2022 के एग्जाम में आप लोग को ये क्वेश्चन 100% आएगा, तो 100% आएगा। ये आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन में भी हम बताए थे। तो आपको इस वीडियो में पूरा लैंग्वेज के साथ आंसर देने वाले हैं, जितना आप लोग को एग्जाम में लिखना होगा, जितना पेज में। और दोस्तों, आप लोग अधिक मात्रा में कमेंट भी कर रहे हैं कि सर जी जल्दी वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को आवाज़ से भी पता चल रहा है कि मेरी तबीयत जो है वह ख़राब थी, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम न छूटे, आपका तैयारी जो है पूर्ण रूपेण हो सके। तो आपके लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप लोग को देखिए पेपर 5 का ग्रुप बी का क्वेश्चन है। इससे पहले हम पूरा क्वेश्चन ग्रुप ए का और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर चेक करना, उसमें आप लोग को सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। पेपर 5 का लगभग सभी क्वेश्चन, जितना भी वीवीआई क्वेश्चन दिए थे, सभी डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल फास्ट तरीका से हम समझते हैं। आप लोग को लैंग्वेज समझा देते हैं, आप अपना से भी खुद यहाँ पे समझ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखिए। क्वेश्चन देखिए है, व्हाट आर फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स, स्टेट एंड प्रूव बोल्ट्जमैन थ्योरम कनेक्टिंग एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें दो क्वेश्चन है। तो देखिए पहला हेडिंग में यहाँ पे हम दिए है कि एजम्पशन ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स, ये आप लोग को पहला हेडिंग में है। तो देखिए लैंग्वेज में क्या लिखे है, टू एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन यूजिंग स्टैटिकल कंसेप्ट इज कॉल्ड एजम्पशन ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स, और इसी को दूसरा नाम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि टू एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम, किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम के अंदर में क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कंडीशन यूजिंग स्टैटिकल कंसेप्ट, और उसमें स्टैटिकल कंसेप्ट का यूज करते हैं। किसी भी सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ को इक्विलिब्रियम के अंदर जो एनालिसिस करते हैं और उसमें जो स्टैटिकल कंसेप्ट का यूज होता है, उसी को कहते हैं एजम्पशन ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स या पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो इसमें कौन सा स्टैटिकल कंसेप्ट यूज करते हैं, ये आप लोग को यहाँ पे नीचे में लिखे हैं। तो इसको पॉइंट वाइज समझा देते हैं कि देयर आर फॉलोइंग फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स, यानी स्टैटिकल मैकेनिक्स का फंडामेंटल एजम्पशन क्या है, निम्नलिखित है, फॉलोइंग है। तो देखिए पॉइंट वाइज आप लोग को लैंग्वेज हम समझा देते हैं। तो पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पे है कि एनी गैस मे बी कंसिडर्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर इन रैंडम मोशन एंड बिहेव लाइक वेरी स्मॉल इलास्टिक स्फीयर। मतलब कोई भी गैस हो, उस गैस के जो मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे, यानी किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे वो कैसा होना चाहिए, रैंडम मोशन में होना चाहिए, और जो किसके समान व्यवहार करना चाहिए, इलास्टिक स्फीयर के समान व्यवहार होना चाहिए। बहुत ही छोटा इलास्टिक स्फीयर के समान वह व्यवहार करता है। आप लोगों को सिर्फ हम हिंदी लैंग्वेज समझा देते हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा लैंग्वेज में है कि ए सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। किसी भी सिस्टम का जो मॉलिक्यूल हो, किसी भी सिस्टम का मॉलिक्यूल, उसमें क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की संख्या लार्ज होना चाहिए। या मॉलिक्यूल यहाँ पे भी लिख सकते हैं या पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में आपके स्क्रीन पे है कि ईच पार्टिकल ऑफ सिस्टम मे बी कंसिडर एज ए पॉइंट मास एंड द पार्टिकल आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। यानी प्रत्येक पार्टिकल का जो सिस्टम है, यानी सिस्टम का जो प्रत्येक पार्टिकल है उसको मान सकते हैं कैसे, पॉइंट मास की तरह उसको माना जाएगा। और पार्टिकल आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और पार्टिकल हमेशा रैंडम मोशन में ही होना चाहिए, जो आप लोग को हम यहाँ पे पहला पॉइंट में भी बताए थे। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट आपके स्क्रीन पे है कि ऑल सेल्स इन द फेज स्पेस आर ऑफ इक्वल। फेज स्पेस
सभी सेल का इक्वल होना चाहिए, इक्वल साइज का होना चाहिए। दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बता दो कि ये जो आप लोग का टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको कम से कम 3 घंटा, जी हाँ दोस्तों, कम से कम आप लोग को 3 घंटा लगेगा। क्योंकि आप लोग यहाँ देखिए फेज स्पेस है, ये तो आप लोग नहीं समझे होंगे क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर बता रहे हैं, ना कि टॉपिक के हिसाब से। तो ये फेज स्पेस है, तो फेज स्पेस आप नहीं समझे होंगे, इसलिए आप लोग को परेशानी होगी। और वैसे आप लोग को यहाँ पे हम बहुत ही कम टाइम में बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी कठिनाई के सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको यदि इस नोट्स को यदि तैयारी कर लेते हैं, आप यदि एग्जाम में सही से लिख देंगे, तो यदि ये आप लोग को 20 नंबर में आएगा तो आपको 20 में 20 मिलना चाहिए, नहीं 20 नहीं तो 19 नंबर आप लोग को जरूर मिलेगा। तो चलिए पेज को हम पलट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट है कि ऑल असेंबल माइक्रो स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। ये है 5वां पॉइंट। उसके बाद देखिए 6वां पॉइंट है द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए गैस करस्पॉन्ड्स टू द माइक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। देखिए आप यदि बुक भी देखेंगे तो बुक में भी आपको 4 से 5 पॉइंट लिखा होगा, लेकिन आप लोग को यहाँ पे 8 पॉइंट बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 7वां पॉइंट आपके स्क्रीन पे है कि द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट। मॉलिक्यूल का सभी यानी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की सभी संख्या क्या होती है वह कांस्टेंट होना चाहिए। डैट इज यहाँ पे n बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 सभी को ऐड करेंगे तो वह कांस्टेंट आएगा। उसके बाद देखिए 8वां पॉइंट आपके स्क्रीन पे है कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का यहाँ पे टोटल एनर्जी वो भी कांस्टेंट होगा। डैट इज E बराबर E1 N1। हम देखिए E1 यहाँ पे एनर्जी है और N1 यहाँ पे मॉलिक्यूल की संख्या है, प्लस E2 N2 प्लस E3 N3 एंड सो 1 n तक रहेगा। तो सभी का यहाँ पे एडिशन करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। तो ये आप लोग को पहला हेडिंग में था। उसी के बाद आप लोग को देखिए इसी में आप लोग को एक और क्वेश्चन था जो कि आपके स्क्रीन पे है कि बोल्ट्जमैन थ्योरम कनेक्टिंग एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि बोल्ट्जमैन थ्योरम होता क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग को प्रूफ भी हम करेंगे जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में इन डीलिंग विथ ए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम डील करते हैं वी एज्यूम ए न्यू क्वांटिटी। क्या किसी न्यू क्वांटिटी को हम मान लेते हैं, क्या मानते, S बराबर K log W, S बराबर K log W वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए S बराबर K log W यहाँ पे एज्यूम करे है, यहाँ पे K क्या है तो K ही है, इसको बोल्ट्जमैन यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू यहाँ पे 1.38 गुना 10⁻⁻16 अर्ग्स होता है। दिस क्वांटिटी इज नॉन एज द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। इसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कहते हैं। तो क्या हमको सिद्ध करना है, S बराबर K log W, यहाँ पे K क्या है तो इसी K को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए प्रूफ में आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे हम पेज को पलट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पेज को पलट लिए हैं और प्रूव करते हैं जो आप लोग का भी फार्मूला बताए। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन द एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। तो बोल्ट्जमैन के थ्योरम में यहाँ पे एक फार्मूला है S बराबर एफ डब्ल्यू। यहाँ पे S बराबर एफ डब्ल्यू, एफ क्या फंक्शन ऑफ W है, इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम 1 and 2, दो गो इंडिपेंडेंट सिस्टम को कंसिडर करते हैं हैविंग एंट्रोपी S1 एंड S2। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट जो है दो इंडिपेंडेंट सिस्टम को कंसिडर कर लिए है 1 और 2, जिसके पास क्या एंट्रोपी, एक के पास S1 है और एक के पास S2 है। द एंट्रोपी S ऑफ टू सिस्टम वेयर इज गिवेन बाय, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं S बराबर S1 प्लस S2। S1 S2 क्या है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंट्रोपी है सिस्टम का, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए हैं। उसके बाद देखिए लेट W1 एंड W2 बी द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम 1 and 2। इस दोनों सिस्टम में फर्स्ट और सेकेंड सिस्टम में यहाँ पे W1 और W2 क्या मान लिया है तो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी मान लिया है, एक का W1 और दूसरे का W2 मान लिया है। द कंपोजिट थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी W ऑफ द टू सिस्टम इज गिवेन बाय, दोनों सिस्टम का जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी होगा W वह क्या देता है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में देगा W बराबर W1 इंटू W2, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यह यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन
फर्स्ट वी गेट। देखिए थर्ड इक्वेशन यहाँ पे क्या है, W बराबर W1 इंटू W2। इसमें क्या किया है कि वन इक्वेशन में हम यहाँ पे इसको पुट कर दिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, S बराबर F फंक्शन और W था, तो यहाँ पे W की जगह पे हम क्या दे दिया है, W1 इंटू W2 दे दिया है, तो आपको इक्वेशन फोर्थ निकल गया है। उसके बाद देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में भी हम क्या कर दिया है, W के जगह पे W1। एक बार यहाँ पे देखिए S1 बराबर क्या निकल जाएगा, F W1, इसको इक्वेशन फिफ्थ मान लिया है। और S2 बराबर F, यहाँ पे W था तो यहाँ पे S2 के लिए क्या हो जाएगा, W2 निकल जाएगा। ये इक्वेशन निकल गया कितना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि S2 बराबर F W2 जैसे S1 का निकाले है उसी तरह S2 का निकाले, इसको इक्वेशन मान लिया कितना, तो 6 मान लिया है। चलिए पेज को पलट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए सेकेंड इक्वेशन में चौथा, पांचवा और छठा का जो वैल्यू आया है उसको पुट किया है। तो S बराबर S1 प्लस S2, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। अब देखिए S का वैल्यू ये दिया है और S1 का वैल्यू ये है और S2 का वैल्यू ये है, इसको पुट कर लिए। इसको हम मान लिए कितना, सेवेंथ इक्वेशन मान लिया। अब देखिए इस इक्वेशन को क्या किया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू W1 वी गेट। इस इक्वेशन को W1 के फॉर्म में हम क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ पे W1 वाला क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, W2 वाला बच जाएगा। यहाँ पे W2 वाला बच जाएगा और यहाँ पे W1 वाला का हम डिफरेंशिएट किया है तो ये वाला बच जाएगा और ये W2 वाला ये 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लिया कितना, 8 मान लिया है। ये आप इतना खुद भी कर सकते हैं, 12th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू W2, एक बार W1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और एक बार W2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो आप लोग को ये टर्म आ जाएगा, इतना कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 9th मान लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है कि डिवाइडिंग इक्वेशन 8/9 और 8वां और 9वां इक्वेशन को क्या किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों को हम डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पे LHS वाला ये है और इसका LHS वाला ये है और RHS वाला ये है, RHS वाला ये है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इस तरह का इक्वेशन निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम मिलता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे W2 डिवाइडेड बाय W1 बराबर F डैश W1 डिवाइडेड बाय F डैश W2, इतना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे की है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो आपको इस तरह का फॉर्म निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों सिस्टम यहाँ पे क्या निकल गया, इक्वल निकल गया। इस दोनों सिस्टम जब इक्वल निकल गया तो इसके बराबर में एक कांस्टेंट मान लिए K, यहाँ पे एक कांस्टेंट K मान लिया। अब देखिए इसके बराबर में भी हम K लिख सकते हैं और इसके बराबर में भी हम K लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया, दोनों के बराबर में K लिख दिए। तो यहाँ से हम F डैश W1 का वैल्यू निकाले तो K, और ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी किया है। तो यहाँ पे F डैश W1 का वैल्यू निकल गया और यहाँ पे F डैश W2 का वैल्यू निकल गया। ठीक, उसके बाद देखिए अब सेम प्रोसेस दोनों में करते जाएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू W1, यहाँ पे W1 वाला है तो W1 के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे W2 वाला है तो W2 के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट किए हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेट आप खुद भी कर सकते हैं। तो करने के बाद आपको इस तरह का इक्वेशन निकल जाएगा। इसमें कांस्टेंट C1 माने हैं और इसमें कांस्टेंट C2 माने हैं। चलिए अब आगे पेज को पलट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इंटीग्रेटिंग करने के बाद आपको इस तरह का इक्वेशन ये निकल जाएगा फाइनली, और इसमें इस तरह का निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे C1 वाला है और यहाँ पे C2 वाला है और यहाँ पे W1 वाला है और यहाँ पे W2 वाला है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे W1 W2 दोनों को मिक्सिंग करके W वाला बन जाएगा और यहाँ पे W1 W2 दोनों मिक्सिंग करके W वाला बन जाएगा और C1 C2 के एक फाइनल कांस्टेंट C मान लिया है। ये इस तरह के इक्वेशन दोनों को हम ऐड करने के बाद लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन से आपको S बराबर क्या निकल रहा था, यहाँ पे FW। ठीक, तो यहाँ पे S बराबर FW का वैल्यू ये पुट कर दिया है K log W प्लस C, इतना आप समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे S का वैल्यू 0 और W का वैल्यू कितना, S का वैल्यू 0
और डब्ल्यू का वैल्यू 1, ये फिक्स है, ये आप इतना ध्यान रखना। अब देखिए इसमें पुट करेंगे एस का वैल्यू 0 और डब्ल्यू के जगह पे 1 पुट किया है, तो पुट करने के बाद यहाँ से आप लोग को सी का भी वैल्यू निकल जाएगा, कितना 0 निकल जाएगा। उसके बाद देखिए सी के जगह पे 0 फिर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो आप लोग को यहाँ पे आया था ये वाला इक्वेशन, इसमें सी का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या निकलेगा, एफ डब्ल्यू बराबर, तो यहाँ पे सी का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो एस बराबर के लॉग डब्ल्यू प्लस सी यहाँ था, यहाँ पे 0 कर दिए तो 0 यहाँ पे हट जाएगा, तो एस बराबर के लॉग डब्ल्यू, यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को थोड़ी भी समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद भी आप लोग को हम बताने का प्रयास किया है, बहुत ही लंबा टॉपिक को कम समय में बताने का प्रयास किया है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।